हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो बार बार बहुत बार मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से आपको पेपर में मिल जाएंगे। अगर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा पेपर में, उसकी लैंग्वेज ज़रूर बदल सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा जो होता है भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। अब यहाँ पे पूछा गया कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही दिया गया है। क्या बताया गया यहाँ पे कि बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है। जो वास्तविक भाषा जैसे हिंदी भाषा है तो कई प्रकार की हिंदी बोली जाती है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो हिंदी क्या होती है, जैसे कि हिंदी का क्या है, कोई रूप जैसे बदल करके, हिंदी का रूप बदल करके वहाँ पे थोड़े एरिया में दूसरे प्रकार की हिंदी बोली जा रही है, तो क्या होता है वही बोली कहलाती है। और वो जो बोली है हिंदी जो है, तो वो मतलब क्या मतलब किस प्रकार से बोली जा रही है, तो वह जो तरीका होता है बोलने का वो कहलाता है लहजा। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं कोई चीज़, तो क्या है, एक पढ़ाने का लहजा है, एक पढ़ाने का तरीका है। तो यही क्या है, बोली जो होती है वो वास्तविक भाषा से संबंधित होती है, और जो बोली बोलने का जो तरीका होता है वही लहजा कहलाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे मतलब जो कक्षा 1 है तो उसमें जो है बच्चे किस प्रकार के शब्दों को पढ़ पाएँ, या फिर क्या विशेषता रखी गई शब्दों के बारे में। कम से कम 2-3 वर्ण वाले सरल शब्द पढ़ पाएँ। आय उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आय कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। तो यहाँ पे बताया गया कि जो बच्चा कक्षा 1 में होता है वह कम से कम 4 से 5 शब्दों वाले जो होते हैं छोटे वाक्य उनको पढ़ लेना चाहिए अगर बच्चा 1 क्लास में पहुँच गया है। वो भी कौन शब्द, अपरिचित शब्द। जैसे कि यहाँ पे जैसे लिखा है अपरिचित, ठीक है, तो एक बार जैसे कि अपरिचित पढ़ा दिया गया बच्चे को, तो ये नहीं कि बार बार उसी शब्द को रिपीट किया जाए तो वो दोहरा पा रहा है। उसके सामने क्या किया जाएगा, अपरिचित शब्द एक रखा जाएगा, और मतलब जो उसे पढ़ाया नहीं गई पहली बार में नई पाठ सामग्री दी जाएगी। जो 4-5 शब्द हैं, जैसे जो मतलब 4-5 अक्षर वाले शब्द हैं, उनको बच्चा पढ़ लेना चाहिए जो 1 क्लास में पहुंच गया है। तो ये बताता है निपुण भारत मिशन, और इसका लक्ष्य कब तक है, 2026-27 तक इसे पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, विद्यार्थियों को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो श्रवण कौशल का आकलन करना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षिका को जो है सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। जैसे कि एक कहानी सुनाई गई बच्चों को, जैसे एक कुत्ता है, उसकी 4 टांगें हैं, उसकी जीभ बाहर निकली हुई है। अब बच्चे से कहा जाएगा कि क्या उसके बारे में चित्र बनाओ, तो जब उसे समझ में आएगा चित्र क्या, जब मतलब जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से उसने सुना होगा तो उतना ही अच्छे क्या कर पाएगा, वो चित्रकारी कर पाएगा। जैसे कि उसने सुना ही नहीं कि कुत्ता जैसे होता है उसके 4 टांगें होती, तो कहाँ 4 टांगें बना पाएगा। तो इसमें जितना श्रवण कौशल के बारे में उसका आकलन करना है, तो जितना अच्छा बच्चे ने सुना होगा उतना अच्छा क्या कर पाएगा, चित्रकारी कर पाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है कि सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना चाहिए अगर कोई शिक्षिका श्रवण कौशल का आकलन करना चाह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। जब कोई व्यक्ति होता है अपने जैसे कि मनोरंजन के लिए अपनी रुचि के अनुसार कोई चीज़ें पढ़ता है तो उसको कहा जाता है विस्तृत पठन। क्या कहते हैं, विस्तृत पठन कहते हैं। और बात कीजिए बारीकी पठन की, तो बारीकी पठन में क्या होता है, कोई विशिष्ट जानकारी के लिए। जैसे कि क्या है,
कोई जैसे कि ये बुक है, हमें इससे केवल एक ही जानकारी प्राप्त करना, जैसे कि क्या है, ये अखबार हुआ, इसमें से कोई नौकरी का एडवर्टाइजमेंट निकला तो पूरे अखबार को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उस नौकरी के एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे, तो वह होता है बारीकी से पठन। और गहन पठन की बात की जाए तो गहन पठन भी क्या होता है, इसी प्रकार का होता है गहन पठन भी, गहन पठन या फिर बारीकी से पठन। उसके बाद सरसरी तौर पर जो होता है पठन, तो सरसरी तौर पर क्या होता है, किसी चीज़ का शीर्षक वगैरह, किसी चीज़ का शीर्षक खोजने में क्या किया जाता है, सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। जैसे कि कोई बुक है यह, तो क्या इसके बारे में क्या सारणी दी गई है, तो जल्दी जल्दी से इसके लिए पढ़ लेना, ऊपरी मतलब इसमें सारणी और शीर्षक उसका देख लेना, तो यह होता है सरसरी तौर पर पठन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है, लेखन पूर्व गतिविधियों के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। तो लेखन पूर्व इसमें से बताएगा कि जो है गतिविधि कौन सी है, तो ये हो जाएगी मानस मंथन। जैसे लेखन प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं, मानस मंथन, मानस मंथन पहला चरण होता है। उसके बाद होता है रूपरेखा तैयार करना, उसके बाद होता है प्रारूप बनाना, प्रारूप बनाना। उसके बाद चौथा चरण हमारा होता है संपादन करना, चौथा चरण हमारा होता है संपादन। फिर उसके बाद होता है पांचवा चरण समीक्षा करना, समीक्षा करना। फिर उसके बाद अगला चरण छठवां होता है, ये आपको सारे याद रखने, छठवां होता है त्रुटि विश्लेषण, गलतियाँ सुधारना मतलब त्रुटि विश्लेषण। उसके बाद होता है सातवां अंतिम प्रारूप, सातवां कौन सा होता है, अंतिम प्रारूप तैयार करना, अंतिम प्रारूप तैयार करना। और उसके बाद जो सातवां चरण हो गया, उसके बाद आठवां चरण जो होता है वह होता है प्रकाशन, क्या करना, उसके बाद फिर उसका प्रकाशन कर देना। तो यहाँ पे जो मानस मंथन होता है, मानस मंथन में क्या होता है, विचार किया जाता है। तो मानस मंथन जो होता है यह क्या होता है, मानस मंथन जो होता है यह होता है लेखन उपागम का पहले का चरण। क्या होता है, पूर्व गतिविधि है, लेखन प्रक्रिया की जो पूर्व गतिविधि होती है उसे कहते हैं मानस मंथन या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, पढ़ी गई पाठ सामग्री में आए कठिन शब्दों का अर्थ याद करवाना और लिखवाना, पाठ सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। तो क्या उसको, जो कोई शिक्षिका है कक्षा 3 के अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसको पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि प्रश्न का उत्तर तभी बच्चे दे पाएंगे जब उस चीज़ को अच्छे से समझा होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूर्ण करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विभिन्न हिस्सों को पढ़ा जा रहा है। कोई अगर पाठ सामग्री है, जैसे कि एक पैराग्राफ यहाँ पढ़ लिया, एक पैराग्राफ यहाँ पढ़ लिया, एक पैराग्राफ यहाँ पढ़ लिया, मतलब अलग अलग जगह से जब कोई पाठ सामग्री पढ़ी जाती है तो उसे कहा जाता है जिज्ञासा श्रुतलेख। क्या कहते हैं इसको, जिज्ञासा श्रुतलेख कहते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम है। तो निपुण का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो निपुण का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है, वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है, इन दोनों के बीच संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा। तो ये बात की जा रही ZPD की, किसकी बात की जा रही, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। और यह बताया था वाइगोत्स्की ने, किसने बताया था, यह बताया था
वाइगोस्की ने। तो इसका आंसर हो जाएगा निकटस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न यहाँ पे है 10वां नंबर, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेख लिखने में मदद करनी चाहिए। विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए मदद करना चाहिए। तो मुद्रित समृद्ध परिवेश होता है उसमें क्या होता है, सृजन भाषा अधिगम में परिवेश का सृजन, जो मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन होता है वो भाषा अधिगम में मदद करता है। तो इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला कथन बिल्कुल ही सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषार्जन के चरणों का सही क्रम है? बबलाना, दो शब्दी वाक्य चरण, एक शब्दी वाक्य चरण, फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। या फिर बबलाना, एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। एक शब्दी वाक्य चरण बबलाना, दो शब्दी वाक्य चरण संक्षिप्त वाक्य चरण, एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी वाक्य चरण बबलाना, या फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बबलाना, उसके बाद फिर दो शब्दी वाक्य चरण, फिर एक शब्दी वाक्य चरण, फिर उसके बाद संक्षिप्त वाक्य चरण। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषार्जन के चरणों का सही क्रम है? तो प्रथम भाषार्जन का जो सही क्रम होता है, सबसे पहले होता है कूकना, फिर बबलाना, फिर एक शब्दी वाक्य चरण, फिर दो शब्दी वाक्य चरण, फिर उसके बाद संक्षिप्त वाक्य चरण। तो यहाँ पे कूजना दिया नहीं गया तो बबलाना, फिर एक शब्दी वाक्य चरण, फिर दो शब्दी वाक्य चरण, फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषार्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो यहाँ पे बात की जाए एलएडी की बात हो रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में। तो इसको बताया था नॉम चॉम्स्की ने। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? उच्चारण का, व्याकरण का, प्रवाह का, या फिर शब्द भंडार। कोई जैसे कि क्या है, कोई बच्चा या स्टूडेंट है वो क्या करता है, नए शब्दों का समझती है, उसके बाद फिर उनका प्रयोग करती है, तो क्या उसका शब्द भंडार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शब्द भंडार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हो उसके बारे में बताओ। अपने आप 4-5 वाक्य में परिचय दो। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्य में वर्णन करो। तो बच्चों के वाचन कौशल का आकलन करना है, तो पूछा गया कौन सी प्रयुक्ति नहीं की जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। ये बिल्कुल ही गलत यहाँ पे है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। तो किसमें जो बच्चा होता है उचित तरीके उचित क्रम में शब्दों को नहीं रख पाता और भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है, इसे कहा जाता है डिस्फ्रेजिया। क्या कहते हैं इसको? डिस्फ्रेजिया कहा जाता है।